वेलकम टू ऑल। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ इनवॉल्यूट। इनवॉल्यूट की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, प्रीवियस लेक्चर में आपको इनवॉल्यूट और इवॉल्यूट के बारे में बताया था। सबसे पहले हम इनवॉल्यूट को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज अ फर्स्ट कर्व विच इज रिप्रेजेंटेड बाय C1 and this is another curve represented by C2। ये सारे आपको ज्योमेट्रिकली पॉइंट प्रीवियस लेक्चर में बताएं। ये दिस इज अ टेंजेंट, ये क्या है? ये टेंजेंट है टू कर्व C1। ये फर्स्ट कर्व का टेंजेंट है और ये सेकंड कर्व का टेंजेंट है। दिस इज अ टेंजेंट टू कर्व C2। जिस पॉइंट पर टेंजेंट जो है कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा, उस पॉइंट को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल A से। और सेकंड पॉइंट है इस टेंजेंट का B, क्योंकि ये टेंजेंट जो है सेकंड कर्व पर क्या है, ये सेकंड टेंजेंट पर क्या नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, तो सेकंड पॉइंट को मैं B से डिनोट किया। फर्स्ट, चलो ये पॉइंट लिख देता हूँ मैं। दिस इज द टेंजेंट टू कर्व C1। दिस इज द फर्स्ट टेंजेंट टू कर्व C1। ये जो फर्स्ट कर्व है, इस कर्व का टेंजेंट वो टेंजेंट है ये। और सेकंड ये सेकंड कर्व का टेंजेंट है ये, जैसे सेकंड कर्व को C2 से डिनोट किया है, तो ये लिखूँगा पॉइंट ये। दिस इज आल्सो अ टेंजेंट टू कर्व C2। फर्स्ट टेंजेंट के अलोंग यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया T1 से। सपोज ये फर्स्ट टेंजेंट है, फर्स्ट टेंजेंट के अलोंग यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया किससे? T1 से। तो लिखा दिस इज अ यूनिट वेक्टर, क्योंकि टेंजेंट है, टेंजेंट की डायरेक्शन भी होगी। दिस T1 भी अ यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट टू फर्स्ट कर्व, और फर्स्ट कर्व को किससे रिप्रेजेंट किया? C1 से। और ये सेकंड टेंजेंट है सेकंड कर्व का, तो सेकंड टेंजेंट के अलोंग यूनिट वेक्टर को, जैसे फर्स्ट टेंजेंट के अलोंग यूनिट वेक्टर को T1 से डिनोट किया, तो सेकंड टेंजेंट के अलोंग यूनिट वेक्टर को T2 से रिप्रेजेंट किया। यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट टू कर्व टू सेकंड कर्व, और सेकंड कर्व को C2 से डिनोट किया। तो ये दिस इज़ द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ये आपको ऑलरेडी बताया, प्रीवियस लेक्चर में बताया ये। अब देखो इस लेक्चर में या इस टॉपिक में क्या फाइंड करना, इनवॉल्यूट की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो आपको ये सारा पॉइंट बताया है। तो अगर फर्स्ट कर्व का टेंजेंट सेकंड कर्व के ऊपर नॉर्मल होगा, तो सेकंड कर्व को क्या बताया था आपको? दिस इज़ कॉल्ड इनवॉल्यूट। तो इसे इनवॉल्यूट बोलते हैं, इनवॉल्यूट। तो अगर सेकंड को इनवॉल्यूट बोलते हैं, तो फिर फर्स्ट को क्या बताया था? फर्स्ट कर्व को क्या बोलते हैं? इवॉल्यूट। तो इस टॉपिक में क्या फाइंड करना आपने? इनवॉल्यूट की इक्वेशन फाइंड करनी है। और इनवॉल्यूट की इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है, तो ये उसी के लिए आपको ये ज्योमेट्री बताई जा रही है। ये सिंपल पॉइंट है ये। जब भी आप स्पेस में कोई कर्व ड्रॉ करते हैं, तो गिवन कर्व का क्या कंसिडर करना पड़ता है? हमें रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करना पड़ता है। रेफरेंस पॉइंट मींस, रेफरेंस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्योंकि आप स्पेस में या प्लेन में कोई भी कर्व ड्रॉ करेंगे, तो उस कर्व का एक ओरिजिनेटिंग पॉइंट होता है। तो मैं ओरिजिन कंसिडर कर रहा हूँ। सपोज दिस इज़ अ ओरिजिन, लेट ओ बी ओरिजिन। ये ओरिजिन कंसिडर कर लिया। ओरिजिन कंसिडर करने के बाद फिर सबसे पहले मैंने क्या किया? पॉइंट ओ को ए के साथ ज्वाइन किया। पॉइंट ओ को ए के साथ ज्वाइन किया। फिर उसके बाद पॉइंट ओ को बी के साथ ज्वाइन किया। ओ बी फर्स्ट पॉइंट, ये जो फर्स्ट कर्व
के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया, इस जिस पॉइंट पर टेंजेंट कर्व को टच कर रहा है उस पॉइंट को ए से डिनोट किया। तो मैंने ये किया, रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करने के बाद फिर मैंने इस डिस्टेंस को या इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट किया किससे, r1 से, कि लेट r1 बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड लेट, फिर उसके बाद पॉइंट ओ को बी के साथ ज्वाइन किया, तो मीन्स ओ टू बी डिस्टेंस। तो ओ टू बी डिस्टेंस या जैसे यहाँ बताया सेकंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को मैंने रिप्रेजेंट किया किससे, r2 से। बिकॉज ऑफ आर्क, क्योंकि ये दोनों क्या, ये कर्व है, बिकॉज ऑफ आर्क, तो आर्क की क्या होती है, लेंथ होती है, और आर्क की लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, s से। तो ये जो r1 और r2 है ये किसके ऊपर डिपेंड होंगे, s के ऊपर डिपेंड होंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा ये r1 जो किसके ऊपर डिपेंड है, s मीन्स फर्स्ट कर्व की इस आर्क की लेंथ को मैंने s से कंसिडर कर लिया, s कंसिडर किया, और सेकंड कर्व की आर्क की लेंथ को मैंने s1 से कंसिडर किया। तो ये देखो ये लिख दिया s1। तो ये ध्यान रखना, ये फर्स्ट कर्व है, ये गिवन कर्व है, इस कर्व की हेल्प से इस सेकंड कर्व को डिफाइन करना, इस सेकंड कर्व की इक्वेशन मतलब इनवॉल्यूट की इक्वेशन फाइंड करनी है। इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इनवॉल्यूट की इक्वेशन कैसे फाइंड कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ, क्योंकि आपको कोई ना कोई पॉइंट तो दिया होगा। तो यहाँ गिवन क्या, यहाँ ये फर्स्ट कर्व गिवन है, इम्पॉर्टेंट, ये फर्स्ट कर्व गिवन है, r1 भी गिवन होगा, क्योंकि r1 जो है वो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है, तो r1 भी गिवन, ये टेंजेंट लाइन भी, क्योंकि ये फर्स्ट कर्व की टेंजेंट लाइन है, तो ये लाइन भी क्या गिवन है। इस टेंजेंट लाइन के अलोंग यूनिट वेक्टर को t1 से रिप्रेजेंट किया, तो ये भी हमें पता है, ये भी नोन है। ये दिस इज़ द सिंपल ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनवॉल्यूट। तो ये जो आपको पॉइंट बताए 1 बाय 1 पॉइंट डिफाइन करते हैं, और उसके बाद इनवॉल्यूट की इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पॉइंट क्या ध्यान रखना, इनवॉल्यूट की इक्वेशन कैसे फाइंड होगी, इनवॉल्यूट की इक्वेशन फाइंड होगी विद द हेल्प ऑफ गिवन। और गिवन क्या, यहाँ पर ये कर्व गिवन है, C1 कर्व गिवन है, R1 क्या पोजीशन वेक्टर है, O रेफरेंस पॉइंट है, ओरिजिन है, R1 जो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर मीन्स O टू A डिस्टेंस को R1 से रिप्रेजेंट किया, मीन्स ये भी गिवन है। ये टेंजेंट है, सपोज ये ए बी टेंजेंट है C1 का, तो ये भी गिवन है। इस टेंजेंट लाइन के अलोंग यूनिट वेक्टर को t1 से डिनोट किया, तो ये भी गिवन है। तो इन सारे पॉइंट की हेल्प से इनवॉल्यूट की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो 1 बाय 1 लिखते हैं इसे, कि जब भी आप स्पेस में, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ पॉइंट ए, जब भी आप स्पेस में कोई कर्व ड्रॉ करेंगे, तो जैसे क्या बताया आपको, उस कर्व के लिए रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन कंसिडर करना पड़ता है। तो ये पॉइंट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, कि फॉर एनी कर्व इन स्पेस, for any curve in space, let us consider reference point। रेफरेंस पॉइंट को और क्या बताया आपको, ओरिजिन। ओरिजिन कंसिडर करने के बाद ओरिजिन को ए और पॉइंट ए और बी के साथ ज्वाइन किया, तो ये लिखा ज्वाइन ओ ए ओ बी, ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद फिर पॉइंट ए और बी का पोजीशन वेक्टर कंसिडर किया। तो सबसे पहले फर्स्ट लेट r1 बी द पोजीशन वेक्टर, लेट r1 बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, और पॉइंट बी के पोजीशन वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट किया, r2 से, ऑफ पॉइंट ज्वाइन करने के बाद यहाँ आपको पता लग रहा है कि जैसे पॉइंट ओ को ए और बी के साथ ज्वाइन किया, तो ओ ए बी क्या बन गया, एक ट्राइंगल है। तो इस ट्राइंगल को कैसे सॉल्व करना, तो इस ट्राइंगल को कैसे सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ क्या अप्लाई करेंगे आप, वेक्टर एडिशन का ट्राइंगल लॉ अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और ये पॉइंट लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल क्या, ओ ए बी, तो ये लिखा इन ट्राइंगल ओ ए बी by using
ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करेंगे तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ये भी लोअर क्लासेस में ये टॉपिक है, तो इसे कैसे डिफाइन करना, तो यहाँ से आपको पता लग रहा होना ये ओ बी किसके बराबर होगा, ओ ए, यहाँ एरो से आपको पता लग रहा होना ये डायरेक्शन से ओ ए प्लस ए बी, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी, इसे मैंने नंबर 1 लिख लिया। अब देखो ओ टू बी डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट किया, R2 से, तो ये R2 लिखा। ओ टू ए डिस्टेंस को R1 से रिप्रेजेंट किया, तो ये R1 लिखा। और ये ए टू बी क्या, ये ए बी है, दिस इज़ अ टेंजेंट टू कर्व C1। और इस टेंजेंट के अलोंग यूनिट वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट किया, T1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो यूनिट वेक्टर T1 है ये इस लाइन, इस टेंजेंट AB के क्या पैरेलल है। दिस यूनिट वेक्टर T1 इज पैरेलल, क्योंकि ये इस लाइन के अलोंग है, तो इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, दिस यूनिट वेक्टर T1 इज पैरेलल टू टेंजेंट AB। तो ये लिखा आगे बिकॉज T1 इज पैरेलल टू AB। अगर T1 AB के पैरेलल है या AB T1 के पैरेलल है तो ये भी लोअर क्लासेस का टॉपिक है, तो फिर AB किसके बराबर होगा, लैम्डा इंटू T1, लैम्डा इंटू T1। तो ये लोअर क्लासेस में बताया आपको पॉइंट, इसे सेकंड नंबर लिखा। तो AB की वैल्यू क्या आई, टेंजेंट की वैल्यू क्या आई, लैम्डा इंटू T1। तो ये मैं अप्लाई कर रहा हूँ ये आगे, देयरफॉर 1 इम्प्लाइज R2 की वैल्यू क्या आई, R1 प्लस लैम्डा इंटू T1। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखो अब फाइंड क्या करना आपने, R1 गिवन है, क्योंकि R1 जो आपको पहले बता दिया, R1 पोजीशन वेक्टर है फर्स्ट पॉइंट का, या O टू ए डिस्टेंस को R1 से डिनोट किया। और T1 क्या, ये इस टेंजेंट AB जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट के अलोंग यूनिट वेक्टर को T1 से डिनोट किया। तो यहाँ अननोन वैल्यू क्या, यहाँ अननोन वैल्यू है लैम्डा। तो मीन्स फाइंड क्या करना आपने, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी। तो इसे मैं नंबर 3 लिखूँगा। अब देखो लैम्डा की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, तो ये सिंपल है, तो आगे से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ आपको बताया कि R1 R2 जो वो किसके ऊपर डिपेंड है, आर्क लेंथ के ऊपर। R1 डिपेंड्स ऑन कंसर्न्ड आर्क लेंथ ऑफ गिवन कर्व। R1 जो वो S जो वो आर्क लेंथ है फर्स्ट कर्व की, S1 जो आर्क लेंथ है सेकंड कर्व की, मीन्स इनवॉल्यूट की। तो ये ध्यान रखना, यहाँ आपको पता लग गया होना कि R1 जो वो किसके ऊपर डिपेंड है, S के ऊपर डिपेंड। T1 भी किसके ऊपर डिपेंड होगा, ये भी S के ऊपर डिपेंड होगा, S के ऊपर, लैम्डा भी S के ऊपर डिपेंड होगा। यहाँ एक और पॉइंट, इसका मतलब R2 का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू S, क्योंकि R1 लैम्डा T1 ये सारे S1 पर डिपेंड है, R1 T1 S के ऊपर डिपेंड है, तो R2 का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू S। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ जो लैम्डा दिस इज़ नॉट अ कांस्टेंट, ये जो लैम्डा ये कांस्टेंट नहीं, यहाँ ये जो लैम्डा ये वेरिएबल है, ये ध्यान रखना पॉइंट। ये यहाँ लैम्डा जो है ये क्या है, ये वेरिएबल है, मीन्स लैम्डा का भी डेरिवेटिव फाइंड, तभी यहाँ पॉइंट बता दिया मैंने पहले, लैम्डा भी S के ऊपर डिपेंड है। यहाँ लैम्डा जो वो कांस्टेंट कंसिडर नहीं करना, यहाँ लैम्डा क्या ये वेरिएबल है, लैम्डा इज़ अ वेरिएबल। तो डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं 3 का विद रिस्पेक्ट टू S, बिकॉज ऑफ R1 एंड T1 डिपेंड्स ऑन S, therefore we can differentiate 3 with respect to S। तो ये लिखा पॉइंट आगे, डिफरेंशिएट 3 with respect to S भी get, therefore DDS of R2 this is equal to DDS of R1 प्लस लैम्डा इंटू T1। डेरिवेटिव फाइंड करना, ये राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। R1 का डेरिवेटिव लिखा dR1 ओवर ds प्लस आगे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, लैम्डा इंटू dt1 ओवर ds प्लस T1 इंटू डी लैम्डा ओवर ds। यहाँ आपको पहले बता दी लैम्डा क्या कंसिडर करना है, यहाँ पर स्केलर।
लेफ्ट हैंड साइड ये वैल्यू आई dr2 ओवर ds। लेकिन आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में बताया कि r1 s के ऊपर डिपेंड है और r2 s1 के ऊपर डिपेंड है। r2 s के ऊपर डिपेंड नहीं, r2 s1 के ऊपर डिपेंड है। तो इसका मतलब यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि R2 का रिलेशन तो S1 के साथ है, तो यहाँ हमें S1 इंट्रोड्यूस, पैरामीटर S1 इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और S1 कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, तो ये सिंपल पॉइंट है। ये कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे S1, तो dr2 को मैंने क्या किया, ds1 से डिवाइड और ds1 से मल्टीप्लाई। ये देखो सॉल्व करेंगे ये सेम पॉइंट आएगा। राइट हैंड साइड r1 का डेरिवेटिव, जब भी ये आपको पहले बताया, जब आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ फाइंड करेंगे तो डैश नोटेशन यूज़ करते हैं, तो इसे लिखेंगे r1 डैश, r1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s r1 डैश, प्लस लेमडा t1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s t1 डैश प्लस t1, ऐसे आप लास्ट में लेमडा का डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू s है, तो इसे क्या लिखेंगे, लेमडा डैश। अच्छा ये पॉइंट भी आपको पता है, पहले क्या पॉइंट पता, R2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट, क्योंकि आर्क लेंथ की बात है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ है, विद रिस्पेक्ट टू s है, तो R2 का डेरिवेटिव वो क्या लिखेंगे, R2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू S1, S1 क्या होगा, R2 डैश इंटू ds1 ओवर ds, दिस इज इक्वल टू। अच्छा ये अब आपको देखो ये ऑलरेडी पता, टेंजेंट के अलोंग यूनिट वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट, ये रिजल्ट आपको पहले बताया। दिस टी की वैल्यू क्या होती है, r डैश, डी आर ओवर डी एस को टी से डिनोट करते हैं। दिस इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट लाइन, यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन। अब देखो यहाँ ध्यान से समझना पॉइंट आपने, अगर टी आर डैश के बराबर है तो टी वन क्या होगा, आर वन डैश होगा, तो टी वन आर वन डैश, और टी टू क्या होगा, आर टू डैश। तो आर वन डैश की डैश वैल्यू किसकी, ये टी वन आ गया, प्लस लेमडा, ये क्या लिखा है, टी वन डैश। अब देखो ये टी वन डैश की वैल्यू कहाँ से फाइंड करोगे, बाय यूजिंग सेरेट-फ्रेनेट फार्मूला, बाय यूजिंग सेरेट-फ्रेनेट फार्मूला। तो इस फार्मूले में आपको वैल्यू बताई है, क्या बताया था कि टी डैश की वैल्यू, टी डैश मीन्स डी टी ओवर डी एस की वैल्यू क्या होती है, कप्पा इंटू एन। यहाँ लिखा, वहाँ लिखा था टी, और यहाँ क्या आ रहा है, टी वन है, तो टी वन लिखते हैं इसे, टी वन डैश, तो टी वन डैश लिखेंगे तो क्या आएगा, डी टी वन ओवर डी एस, दिस इज इक्वल टू कप्पा इंटू एन, कप्पा इंटू एन। तो टी वन डैश की वैल्यू क्या आ गई, कप्पा इंटू एन, प्लस आगे क्या लिखा है, टी वन इंटू लेमडा डैश। लेफ्ट हैंड साइड वही सेम R2 डैश, तो R2 डैश भी क्या, R2 डैश वैल्यू क्या, ये T2, तो ये लिखा देयरफॉर T2 इंटू DS1 ओवर DS, दिस इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, फर्स्ट और थर्ड टर्म में देखो T1 कॉमन आ रहा है, कॉमन T1 कॉमन लिया तो क्या आएगा, सॉल्व करके 1 प्लस लेमडा डैश इंटू T1 प्लस लेमडा इंटू कप्पा इंटू एन, इसे मैंने नंबर लिखा 4। फाइंड क्या करना है, आपको पहले बताया था, फाइंड क्या करना हमने, लेमडा अननोन है। अब देखो लेमडा की वैल्यू कैसे फाइंड करनी, तो नेक्स्ट स्टेप में इस एक्सप्रेशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको पता भी क्या पता कि टी एन और एक और यूनिट वेक्टर होता है, वी भी होता है, पर यहाँ दो यूनिट वेक्टर आ रहे हैं, तो यहाँ आपको पॉइंट थोड़ा सा यहाँ आइडिया हो जाएगा, आपको पॉइंट पता लग जाएगा। ये तीन वेक्टर होते हैं यूनिट वेक्टर, और तीनों क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, टी एन बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। यहाँ टी नहीं आ रहा, यहाँ जो यूनिट वेक्टर है, फर्स्ट यूनिट वेक्टर को मैंने T1 से डिनोट किया, T1 से, तो ये जो T है इसे T1 कंसिडर करना आपने भी, ठीक है, तो ये पता लग जाएगा आपको। अब देखो लेमडा कैसे फाइंड करना, तो इससे नंबर 4 को, इस एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे 4 का, किसके साथ, T1, ध्यान रखना किसके साथ, T1, क्योंकि T1 जो वो गिवन है, T1 जो है यूनिट वेक्टर ये गिवन है, ये देखो ये गिवन कर्व है, और ये इस फर्स्ट कर्व का ये टेंजेंट है AB, और इस टेंजेंट के अलोंग यूनिट वेक्टर को T1, तो ये सारे पॉइंट गिवन है, ये T1 गिवन है। तो नंबर 4 का क्या फाइंड करेंगे, डॉट प्रोडक्ट, तो लिखा टेकिंग डॉट, या डॉट प्रोडक्ट को और क्या बताया, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, टेकिंग डॉट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ T1 विद 4, एक्सप्रेशन 4
वी हैव। तो डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो ये फाइंड सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड T1 डॉट T2 इंटू DS1 ओवर DS। राइट हैंड साइड भी डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं 1 प्लस लेमडा डैश T1 डॉट T1 प्लस लेमडा कप्पा लेमडा इंटू कप्पा इंटू एन है ना, तो ये लिखा T डॉट एन T1 डॉट एन T1 डॉट एन। अब ये देखो, ये आपको पता जब आप सेम वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो वैल्यू क्या 0, डिफरेंट होगा तो वैल्यू क्या नॉट सेम वेक्टर के यूनिट वेक्टर के बीच या वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो वैल्यू 1 आएगी, और डिफरेंट होगा तो वैल्यू क्या 0। और T1 डॉट एन मीन्स T डॉट एन या T1 डॉट एन बी की वैल्यू भी क्या आएगी, डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी 0। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ से भी पता लग जाएगा, T1 डॉट T2 की आप डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, तो देखो यहाँ से पता लग जाएगा। ये देखो, ये T1 यूनिट वेक्टर है इस टेंजेंट के अलोंग, और ये T2 यूनिट वेक्टर है सेकंड टेंजेंट के अलोंग। T1 जो वो T2 पर क्या नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर है, तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी 0। तो ये वैल्यू आ गई देखो यहाँ से, देयरफॉर 0 इंटू DS1 ओवर DS दिस इज इक्वल टू 1 प्लस लेमडा डैश इंटू 1 प्लस लेमडा इंटू कप्पा इंटू 0। तो सॉल्व करके क्या आएगा, 0 इज़ 1 प्लस लेमडा डैश, और यहाँ से लेमडा फाइंड क्या करना, लेमडा फाइंड करना, तो लेमडा डैश की वैल्यू क्या आएगी सॉल्व करके -1। तो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। लेमडा डैश मीन्स लेमडा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस, डी लेमडा ओवर डी एस इज -1। नेक्स्ट स्टेप इज क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डी लेमडा की वैल्यू क्या -ds। लेमडा कैसे फाइंड करेंगे, बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल इंटीग्रेटिंग वी गेट, इंटीग्रेटिंग वी गेट, इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की डी लेमडा की इंटीग्रेशन लेमडा माइनस डी एस की इंटीग्रेशन माइनस एस प्लस क्या आएगा सी, वेयर सी इज इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सच दैट सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो लैम्डा की वैल्यू क्या है माइनस एस प्लस सी, या से सी माइनस एस भी लिख सकते हैं आप। अच्छा देखो लैम्डा फाइंड हो गया। अब इस लैम्डा की वैल्यू को आप कहाँ अप्लाई करेंगे, ये देखो नंबर 3 में यहाँ अप्लाई करेंगे। थर्ड, पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन 3 गिवन, देयरफॉर 3 इम्प्लाइज, तो थर्ड में अप्लाई कर रहे हैं। तो R2 की वैल्यू क्या आई R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या आई R1 प्लस लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू क्या आई C माइनस एस इंटू क्या T1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इनवॉल्यूट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इनवॉल्यूट ऑफ कर्व C2 विद रिस्पेक्ट टू कर्व C1। R2 जो था ये R2 क्या कंसिडर किया था, पोजीशन वेक्टर। किसका पोजीशन वेक्टर था, पॉइंट बी का, पॉइंट बी का। ये R2 पोजीशन वेक्टर जो पॉइंट बी का, मतलब सेकंड कर्व के लिए ये, और सेकंड कर्व भी क्या इनवॉल्यूट है। तो इनवॉल्यूट कैसे फाइंड किया, R2 की वैल्यू कैसे फाइंड की, विद द हेल्प ऑफ गिवन कर्व, विद द हेल्प ऑफ गिवन कर्व। और गिवन कर्व में जो भी यहाँ पॉइंट आपको बताएंगे उन पॉइंट की हेल्प से R2 की वैल्यू फाइंड की, मीन्स इक्वेशन ऑफ इनवॉल्यूट फाइंड किया। दिस इज द सिंपल ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनवॉल्यूट which represents the equation of involute of curve C2 with respect to C1। एक और रिजल्ट यहाँ से फाइंड किया जा सकता है। क्या रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं, ये भी आपको देखो प्रीवियस लेक्चर में बताया। प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था, ये देखो ये क्या, ये इस कर्व के लिए ये लाइन क्या, ये टेंजेंट है। तो आपको पता होना चाहिए ये क्या, दिस इज अ परपेंडिकुलर। तो जब कोई लाइन परपेंडिकुलर हो ना टेंजेंट के ऊपर, तो उस लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल नॉर्मल बोलते हैं उसे, वो प्रिंसिपल होता है। और इस प्रिंसिपल नॉर्मल के अलोंग यूनिट वेक्टर को सपोज मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, एन से। ये तो आपको पहले पता, ये प्रिंसिपल नॉर्मल है, और प्रिंसिपल नॉर्मल के अलोंग यूनिट वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। दिस इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग प्रिंसिपल नॉर्मल, अब देखो ये जो
ये परपेंडिकुलर है, ये नॉर्मल है किसके ऊपर, इसके ऊपर, इस टेंजेंट के ऊपर क्या है, ये नॉर्मल है। तो n जो अगर ये इसके ऊपर नॉर्मल है तो ये यूनिट वेक्टर जो है वो T2 के क्या होगा, पैरेलल होगा। यहाँ से पता लग रहा हो ना आपको, ये दिस ये परपेंडिकुलर है, ये नॉर्मल है, ये दिस इज अ प्रिंसिपल नॉर्मल। प्रिंसिपल नॉर्मल के अलोंग यूनिट वेक्टर को n से डिनोट कर रहे हैं। ये परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये सेम जो वो T2, ये जो टेंजेंट है यूनिट T2 क्या है, ये दिस इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग दिस टेंजेंट लाइन फॉर कर्व C2। तो ये n जो वो T2 के क्या होगा, पैरेलल होगा। इस पॉइंट को डिफाइन करते हैं आगे। तो ये पॉइंट लिखा कि n इज परपेंडिकुलर, n इज परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर मीन्स ये प्रिंसिपल नॉर्मल है और प्रिंसिपल नॉर्मल के अलोंग यूनिट वेक्टर को n से डिनोट कर रहे हैं। तो मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ n इज परपेंडिकुलर टू C1 और n है क्या, ये दिस इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग प्रिंसिपल नॉर्मल। n क्या है, ये दिस इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग प्रिंसिपल नॉर्मल। अगर ये परपेंडिकुलर है तो आपको बताया तो n जो वो किसके पैरेलल होगा, T2 के। T2 के पैरेलल मतलब T2 की वैल्यू क्या आ गई n, या n की वैल्यू क्या आ गई T2। तो इस वैल्यू को कहाँ अप्लाई करेंगे, तो T2 n कहाँ अप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में। और इक्वेशन नंबर 4 क्या थी, हाँ ये इक्वेशन नंबर 4 ये लिखिए पॉइंट। इक्वेशन नंबर 4 है T2 इज ds1 ओवर ds इज 1 प्लस लैम्डा। देखो लैम्डा डैश की वैल्यू भी हमें पता है, लैम्डा डैश क्या फाइंड किया, तो देखो ये लिखा है, ये लैम्डा डैश की वैल्यू क्या -1 और इंटू T1 प्लस लैम्डा इंटू कप्पा इंटू लैम्डा डैश की वैल्यू -1 है। लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लिया, लैम्डा की वैल्यू क्या है, ये C माइनस S। तो ये पॉइंट अप्लाई करते हैं। मैं नंबर 4 में अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं नंबर 4 लिख रहा हूँ यहाँ पर। पहले नंबर 4 क्या है, T2 इंटू ds1 ओवर ds इज़ 1 प्लस लैम्डा डैश इंटू T1 प्लस लैम्डा इंटू कप्पा इंटू 1। लैम्डा डैश की वैल्यू क्या फाइंड की, -1। लैम्डा की वैल्यू क्या आई, C माइनस S या S माइनस C है। और T2 अभी बताया, T2 क्या n, क्योंकि T2 जो n के क्या पैरेलल है तो बराबर होगा ये, देयरफॉर n इंटू, ये वैल्यू अप्लाई कर रहा हूँ, इंटू ds1 ओवर ds दिस इज इक्वल टू 1। लैम्डा डैश इज -1 इंटू T1 प्लस लैम्डा की वैल्यू क्या, C माइनस S इंटू कप्पा इंटू n इंटू ds1 ओवर ds इज 1 माइनस 1 इज 0, 0 इंटू T1 0 प्लस C माइनस S इंटू कप्पा इंटू n। दिस इम्प्लाइज n इंटू ds1 ओवर ds इज C माइनस S इंटू कप्पा इंटू n। देखो ये n भी कैंसिल हो जाएगा, तो ds1 ओवर ds की वैल्यू क्या है, C माइनस S इंटू कप्पा। दिस इज द अनदर एक्सप्रेशन। then this unit vector is parallel to T2। तो ये सिंपल आर्टिकल था। इक्वेशन ऑफ इनवॉल्यूट कैसे फाइंड किया, तो उसके लिए आपको ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ये जो आपको डिफरेंट पॉइंट बताएंगे इनवॉल्यूट को डिफाइन करने के लिए, ये सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए। थैंक यू।